नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल जुड़ता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 की इस घटना के बारे में बात करेंगे। ये इतिहास में बहुत चर्चित है। क्यों घटना हुई इसके बारे में हम जानकारी देंगे, आपको पूरी जानकारी। लेकिन इसके जानकारी से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने इसका पहला लेक्चर यानी साइमन कमीशन नहीं देखा उसके समझ में थोड़ा कम आएगा। क्यों समझ में कम है? क्योंकि मैंने उसी से जोड़ के रखा है, उसी से लिंक है, उसी से जोड़ा गया है। इसलिए आप पिछला लेक्चर देखेंगे और आसानी से जब समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है और आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको आसानी से एक एक बात समझ में आएगी। जब वो बात आपको समझ में आएगी तो उसके बाद ये वाला ऑटोमेटिक आपको टॉपिक एकदम क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो बात ये करते हैं कि आप सभी को पता हो जाता है, पिछले लेक्चर अगर देखा है तो पता होगा 17 नवंबर 1928 क्या होता है, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती। सभी को पता होगा सांडर इनकी छाती पे लाठियां, निर्मम तरीके से लाठियां चार्ज करता है, ठीक है, खूब मारता है और ये घायल हो जाते हैं, काफी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और इनके 18 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है, इनका निधन हो जाता है। ठीक है, अब बात क्या होती, इस समय भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी युवा क्रांतिकारी थे, ठीक है, ये सारे क्या थे, अभी तक इनकी एज कितनी 21-22 साल थी। ठीक है, सब पे यानी बहुत युवा थे, जिसमें से भगत सिंह सबसे ज्यादा ही युवा थे। ठीक है, और इन लोगों ने ये क्या कहा, ये जो लाला लाजपत राय थे अब तक इस समय 1928 तक क्या होते हैं, बहुत ही लोकप्रिय नेता हो जाते हैं। यानी लोकप्रिय नेता के साथ एक क्रांतिकारी, बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी हो जाते हैं। क्योंकि जब लाहौर में ये साइमन कमीशन गया था तो इन्होंने क्या कहते हैं, हिंसा ना करने को कहा। लाला लाजपत राय ने अपनी तरफ से एक भी प्रकार से हिंसा नहीं किया और तभी इन्होंने इनकी इस तरह निर्मम मृत्यु हुई। ठीक है, अगर ये हिंसा करते तो शायद उस समय ये जो सैंडर्स का साइमन कमीशन वहां से लाहौर से गुजर रहा था शायद न गुजर पाते, क्योंकि वहां की भीड़ इतनी हिंसक हो जाती जिससे ये न गुजर पाते। और इसी का फायदा उठा के स्टार्क ने कहा लाठीचार्ज करने को पुलिस से, और सैंडर ने स्वयं देखो स्टार्क क्या था, अधीक्षक था, और जो सैंडर था उपाधीक्षक था। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया, आसानी से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो सैंडर ने क्या किया, लाला लाजपत राय की छातियों पर खूब सारी लाठियां बरसाई और उसके बाद इनकी निर्मम हत्या हो गई। ठीक, कितने यानी 18 दिन बाद ये गंभीर रूप से घायल हो गए, तो 18 दिन बाद इनकी मृत्यु होगी, इतनी सीधी बात। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव क्रांतिकारी, जितने भी क्रांतिकारी थे इस समय लाहौर में थे ये। ठीक है, और लाला लाजपत राय के साथ ये इसका साइमन कमीशन का गो बैक नारे के साथ विरोध कर रहे थे। श्वेत अंग्रेजों का कानून है, इसका विरोध कर रहे थे, यानी पूरी तरीके से विरोध करते हैं। लेकिन जब ये देखते हैं भगत सिंह, सुखदेव क्रांतिकारी, राजगुरु, यानी जितने क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी होते हैं, वो देखते हैं हमारे नेता लाला लाजपत राय की इस तरह अंग्रेज हत्या करते हैं, इतनी बुरी तरीके से, यानी कि हत्या करते, तो नहीं ये क्या लेते, ये अपने ऊपर, यानी ये अपने ऊपर ले लेते, मैं ही इनको सबक सिखाऊंगा। किसको सिखाऊंगा? सैंडर्स को, सैंडर्स और स्टार्क को सबक सिखाऊंगा। ठीक है, स्टार्क कौन होता है? जो अधीक्षक होता है। ठीक है, इन दोनों को सबक सिखाऊंगा। तो क्या कहते हैं, ये क्या समझते हैं, ये राष्ट्र अपमान है। भगत, ये जितने भी क्रांतिकारी होते ये क्या समझ लेते हैं, ये राष्ट्र अपमान है, यानी हमारे एक अच्छे लीडर की इन्होंने इस तरीके से हत्या कर दी है, हमारे लिए राष्ट्र अपमान के समान है, यानी हमारे देश के अपमान हुआ है। और ये क्या सोचते हैं, फिर उसके बाद 10 दिसंबर 1928 को हुई, रात को एक सभा लेते हैं, आयोजित करते हैं, रात में सभा आयोजित करते हैं। कब आयोजित करते हैं? 10 सितंबर 1928 को सभा आयोजित करते हैं। इसमें क्या होता है, निर्णय होता है। देखो क्या निर्णय होता, सभा आयोजित करते हैं। इसमें दुर्गावती भाभी, ठीक है, दुर्गावती भाभी, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह और कई सारे क्रांतिकारी नेता एक साथ होते हैं। भगत सिंह, ठीक है, ये सारे क्रांतिकारी नेता एक साथ होते हैं। अब देखो यहाँ पे दुर्गावती भाभी, ये इतिहास में काफी ज्यादा चर्चित रहती है, इनके बारे में पहले बात करते हैं। जो दुर्गावती भाभी थी, इनका जो जन्म हुआ था जो प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज है, सॉरी उस समय यानी जब दुर्गा भाभी का जन्म हुआ था उस समय जो प्रयागराज था, प्रयागराज के एक छोटे से गांव, कस्बे से थी। ठीक है, प्रयागराज के गांव से थी। और प्रेजेंट टाइम में वो कौन सा जो गांव आता है, कहां पे आता है? कौशाम्बी जिले में आता है। जो प्रेजेंट टाइम में कौशाम्बी, पहले कहां आता था? प्रयागराज में आता था। ठीक है, इतनी बात जान लो। इनका दुर्गावती भाभी, दुर्गावती का शादी किससे होती? भगवती चरण वोहरा, भगवती चरण
वोहरा से होती, ठीक है, यानी इनकी शादी इनसे हो जाती। ये कहाँ के थे, ये लाहौर के थे, यानी लाहौर के थे, ठीक है। तो भगवती चरण वोहरा कहाँ के थे, लाहौर के थे। दुर्गावती भाभी कहाँ की थी, प्रयाग थी, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में कौशाम्बी जिले में पड़ता है, ठीक है, मतलब कि प्रयाग का एक कस्बा था जो अब कौशाम्बी जिले में बट के चला गया, ठीक है। भगवती चरण वोहरा से होता है, तो ये दुर्गावती भाभी कहाँ चली जाती, लाहौर, यानी जब इनकी शादी हो जाएगी लाहौर चली जाएगी। और इस समय ये भी भगवती चरण जो वोहरा है इस समय पूरी तरीके से आंदोलन यानी क्रांतिकारियों के साथ थे। और ये कहाँ थे, कलकत्ता में। इस समय प्रेजेंट टाइम ये घटना होती तो ये कहाँ होते, कलकत्ता में होती। कौन, भगवती चरण वोहरा, ठीक है। दुर्गावती भाभी कहाँ होती, लाहौर में अपने ससुराल में होती है। कहा जाता है कि दुर्गावती भाभी की जब मतलब शादी होती तो इनके दुर्गावती के ससुर जी और दुर्गावती के पिताजी इनको इतना ज्यादा धन और दौलत देते हैं, जितनी धन दौलत, जितना सोना, बहुत ज्यादा सोना और चांदी देते हैं, ठीक है, दुर्गावती भाभी को। लेकिन क्रांतिकारी इन्होंने अपने देश को आजाद करने के लिए क्रांतिकारियों के साथ अपना जितना सोना जेवर जाटा था सब दे दिया, ताकि HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो थी उसको बढ़ावा दिया जाए, यानी ये अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ा सके, यानी बंदूक खरीद सके, गन खरीद सके, जितनी भी बम बनाने की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे सुलझाई जा सके, ठीक है। इन्होंने अपने सारे जेवर जेवरात भेंट मतलब दे दिए इनको क्रांतिकारियों को, ठीक है। 10 दिसंबर 1928 को रात में सभा आयोजित हुई। सुखदेव, दुर्गावती भाभी, भगत सिंह ये सब एक निर्णय लेते हैं कि अब हमें हत्या करनी है। किसकी हत्या करनी है, तो सैंडर्स की हत्या करनी है, स्टार्क की हत्या करनी है। फिर देखो क्या होता है, निर्णय लेते। तो इसमें भगत सिंह क्या कहते हैं कि हत्या तो मैं ही करूंगा, यानी गोली तो मैं ही मारूंगा। और ये निर्णय होता है कि अब हमें यह निर्णय होता है कि अब हमें स्टार्क की हत्या करनी है, ठीक है। तो ये दरअसल 17 दिसंबर, ठीक है, हाँ 17 दिसंबर 1928 को ही ये कहा जाते हैं, लाहौर में जाते हैं। और क्या करते हैं, लाहौर में देखते हैं जो पुलिस अधीक्षक होता है। पुलिस अधीक्षक कौन होता है इस समय, बताया है ना, पुलिस अधीक्षक स्टार्क। ये क्या करते हैं, पुलिस अधीक्षक स्टार्क को निशाना करते, यानी कि इनको मारना होता है। मारना किसको होता है, स्टार्क को। लेकिन गलती से निकलता कौन है, पुलिस उपाध्यक्ष। पुलिस उपाध्यक्ष कौन हो जाता है इस समय, सैंडर्स निकलता है। और ये जो सैंडर्स निकलता है, ठीक है। लेकिन जो राजगुरु होते हैं, राजगुरु गोली मार देते सैंडर्स को। पहले गोली कौन मारता है, यह क्या समझते हैं, जो राजगुरु समझते हैं कि जो स्टार्क है वही, यानी जो सैंडर्स निकला इसको स्टार्क समझ लेते हैं, ठीक है। सैंडर्स को ही स्टार्क समझ लेते हैं और इन पे गोली चला देते हैं। पहली गोली कौन चलाता है, राजगुरु। उसके बाद दूसरी गोली इनके सिर पर कौन चलाता है, भगत सिंह चलाते हैं, ठीक है, भगत सिंह चलाते हैं। कब चलाते हैं, 17 दिसंबर 1928। आपको पता 17 नवंबर 1928 को, यानी नेट एक महीना बाद, जब लाला लाजपत राय की मृत्यु थी उसके एक महीना बाद ये कांड हो जाता है और सैंडर्स की हत्या हो जाती है। कब होती, 10 दिसंबर 1928 को, 10 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या हो जाती है। कौन पहली गोली, राजगुरु और भगत सिंह मिलकर हत्या कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये लोग यहां से फरार हो जाते हैं। फरार होकर कहां जाते हैं, तो दुर्गावती भाभी की मदद से, देखो दुर्गावती भाभी की मदद से क्या होता है, जो भगत सिंह है, दुर्गावती भाभी का अभी हाल ही मतलब एक बच्चा होता है 2-3 साल का, ठीक है। उसके साथ भगत सिंह क्या होते हैं, दुर्गावती भाभी के पति बन जाते हैं। यहाँ पे पति बन जाते हैं, ठीक है, यानी साहिब बन जाते हैं, पति बन जाते हैं। और जो इनका बच्चा होता है उसको गोद में लेकर, यानी पूरा एक परिवार बना लेते हैं अपने आप को, ठीक है। कलकत्ता मेल में बैठ जाते हैं। किस में बैठते हैं, कलकत्ता मेल में बैठ जाते हैं, और कलकत्ता जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। और वहीं पे जो राजगुरु होते हैं, राजगुरु क्या बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं इन लोगों के, ठीक है। ये नौकर वाले डिब्बे में बैठ, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में नौकर वाला डिब्बा अलग, राजशाही का अलग, परिवारों का अलग, साधु संत का अलग हो जाता है। तो राजगुरु क्या बन जाते हैं, इन्हीं के भगत सिंह के नौकर बन जाते हैं। बचते जो चंद्रशेखर आजाद हैं, वो क्या किसका रूप धारण कर लेते, तो बाबा साधु का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। और ये तीनों लोग कहां बैठ जाते हैं, एक परिवार के रूप में कलकत्ता मेल में अलग अलग डिब्बे में बैठ जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद ये क्या होते हैं, जब ये लोग कलकत्ता पहुंचते हैं तो भगत सिंह क्या करते हैं, कलकत्ता में कई क्रांतिकारियों से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, कई क्रांतिकारियों से मिलते हैं, ठीक है। और वहां पर भगवती चरण वोहरा जो पहले से ही स्थित है, पहले मैंने बताया ना भगवती चरण वोहरा, जो भगवती चरण वोहरा है, ठीक है, उनसे मिलते हैं। और आप सभी को पता होगा भगवती चरण की पुस्तक थी बम, बम कैसे बनाया था, मतलब वो पुस्तक थी, इनको पूरी विधि आती थी बम कैसे बनाया था। भगवती चरण वोहरा के इस मामले में ये एक्सपर्ट थे, इन्होंने पूरी किताब लिखी थी और ये धीरे धीरे बांट रहे थे किताब, ताकि हर भारतीय इंडिविजुअल अपने घर में बम बना सके, ठीक है। तो जब भगत सिंह भगवती चरण वोहरा से मिलते हैं तो उसके बाद इन्होंने यही जाके कलकत्ता में जाके सेंट्रल असेंबली बम कांड का जो योजना होती इसका निर्माण करते हैं, ठीक है। और इनको हाल ही में सूचना मिलती है कि अंग्रेज अभी असेंबली में क्या करने जा रहे हैं, 2 बिल पास करने जा रहे हैं। देखो 2 बिल पास करने जा रहे हैं, वो कौन से हैं, बिल देख लो कौन कौन से। एक पब्लिक डिस्प्यूट बिल, ठीक है, पब्लिक डिस्प्यूट बिल, और एक का था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है। एक क्या हो रहा है, पब्लिक डिस्प्यूट बिल, ठीक है, और एक हो रहा है ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंट क्या है, देखो मैं बता रहा हूं। पब्लिक ट्रेड बिल यानी जो इस समय युवा जितने थे, आंदोलनकारी जितने युवा थे, सारे आंदोलन आ रहे थे, तो यानी ये कह रहे थे इसको जन सुरक्षा बिल कहा गया। क्या कहा गया, पब्लिक डिस्प्यूट बिल को जन सुरक्षा बिल कहा गया, यानी कि जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए बिल, ठीक, लाया गया। और ये जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल थे, ये किसानों के आंदोलन, जो इस समय किसान भी अपनी तरफ से उग्र सीमा पर आंदोलन कर रहे थे, इसको रोकने के लिए लाया जा रहा था, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि वायसराय जो था अपनी से यानी कि एक स्पेशल पावर यूज करके वो ये सारे बिल पास करने जा रहा था, ठीक है। इन सारे बिल को अगर पब्लिक डिस्प्यूट बिल पास हो जाता, जन सुरक्षा बिल, तो जितने युवा आंदोलन कर रहे थे वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और किसान आंदोलन जितने कर रहे थे ये सारे बंद हो जाएंगे। जब ये बंद हो जाए तो अंग्रेज को कोई समस्या ही नहीं होगी, तो वो अपना शासन प्रशासन चला सकेंगे, ठीक। इसी को लेके क्या होता है, 8 अप्रैल, इसी के लोग क्या होता है, 8 अप्रैल, ठीक है, 1929 को जब कलकत्ता की असेंबली में इसको रखा जाता है, ठीक है, और गवर्नर जो वायसराय होता है वो पढ़ता है, जब इसको पास करने का आता है तभी पहले कौन फेंकता है, भगत सिंह बम फेंक देते हैं। यानी जब 8 अप्रैल 1929 को पास करने के लिए कलकत्ता असेंबली में रखा जाता है, वायसराय पढ़ता है, पहला बम कौन फेंकता है, भगत सिंह, और दूसरा कौन फेंकता है, बटुकेशर दत्त, ठीक है, बटुकेशर दत्त, ठीक है। और ये बम फेंककर ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हैं, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा देते हैं, सर्वाहार शाकाहारी का नारा देते हैं, ठीक है। और यहीं से ये अपने आप को बंदी करवा देते, यानी अपने आप को भागते नहीं। अच्छा, हालांकि इनको पास भागने के बहुत अच्छे मौका होते हैं, चाहे तो ये भाग जाएं, लेकिन अब ये सोच रहे थे अगर हम एक बार पकड़ जाएं तो जो भारत की जनता के बीच में ये भाग कभी तक जितने केस किए हैं, वो भारत की जनता के बीच में एक ये आ जाए, भावना आ जाएगी कि ये लोग नहीं भाग नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ भारत की रक्षा के लिए, यानी देश की आजादी के लिए ही काम कर रहे हैं। जितने भी क्रांतिकारी घटनाएं कर रहे हैं देश की आजादी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए अभी तक क्रांतिकारी तो थे, लेकिन ये जो भाग यहाँ छुप के ऐसे ऐसे कर रहे थे, इसलिए जनता का पूरा विश्वास नहीं जीत पाया। इसलिए इस बार क्या हुआ कि इन दोनों ने, भगत सिंह ने और बटुकेशर दत्त ने स्वयं को बंदी बनवाया, और उसके बाद इन लोगों को वहीं पे केस चलाया गया, दिल्ली में केस चलाया गया, उसके बाद लाहौर ले जाया गया, लाहौर में केस चला गया। बटुकेशर दत्त के पास कई सारे मुकदमा चलने लगे, असेंबली बम कांड का केस चला, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र यानी सैंडर की हत्या का केस चला, ऐसे कई सारे केस चले। और कब 30 अक्टूबर 1930 को इनके ऊपर जजमेंट आता है, यानी कि जो सरकार होती, जो ट्रिब्यूनल होता है, जो अधिकरण होता है, ट्रिब्यूनल इनके ऊपर जजमेंट देता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, किसको भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव और राजगुरु को, ठीक है, फांसी की सजा दी जाएगी। बटुकेशर दत्त को उम्र कैद का ऐसे ही, और विजय सिन्हा को
आजीवन कारावास, ऐसे कई सारे लोगों को। लेकिन भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा कब सुनाया जाता है? 30 अक्टूबर 1930 को ट्रिब्यूनल द्वारा सुनाया जाता है। ठीक है, और इसी के बाद बताते हैं कि जैसे कि गांधी जी ने मांगा नहीं था गोलमेज सम्मेलन में, वरना इन लोगों को बच जाता है, बचाव के तरीके नहीं किए, ये सारी थी। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए प्लीज लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाए प्लीज दोस्तों, इतना तो हेल्प कर दे। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।